धरा क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत की स्टडी हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग वंशागति को देखे थे, यानी जेनेटिक्स की स्टडी हम लोगों ने कल की थी। तथा विविधता किसे कहा जाता था उसकी स्टडी की थी। तथा मेंडल ने जिन मटर के पौधे पे स्टडी की थी, जिसको मटर का जो यानी वैज्ञानिक नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी पे उन्होंने स्टडी की थी। तो जो गार्डन पी थी उसका जो वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है, याद रखिएगा। इस पर इन्होंने स्टडी की थी। स्टडी इस पर इन्होंने क्यों की थी? क्योंकि जो इसकी लाइफ ड्यूरेशन होती है, यानी जो जीवन अवधि होती है मटर के पौधे की, वो बहुत कम होती है, 1 साल से भी कम होती है। जल्दी जल्दी इसकी पीढ़ियों को उगाया जा सकता है। और फिर इसके जो फ्लावर होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में पाया जाता है। तो इससे डिसेक्शन करना ईजी हो जाता है कि इन्होंने मेल पार्ट को अलग कर दिया है, तो दूसरे फ्लावर के पार्ट से उसको पॉलिनेट करके नए प्लांट को उगाया जा सकता है। और फिर इसमें कई सारी वैरायटी भी पाई जाती थी, तो इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे को मेंडल ने चूज़ किया। ये एक गार्डनर थे, मेंडल पेशे से कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इसीलिए इन्होंने मटर के पौधे पे अपना रिसर्च किया और फिर जाके अपना फाइनल रिजल्ट दिया। 7 कैरेक्टर को इन्होंने लिया था। कल हम लोगों ने इनके 7 कैरेक्टर पर स्टडी की थी। इन्होंने बीज पे, फली पे, बीज के आकार पे, फिर फ्लावर के कलर पे, इन्होंने ऐसे करके 7 कैरेक्टर डिफाइन किए थे। हम लोगों ने कल 7 कैरेक्टर को देखा था। आज हम लोग मेंडल के जो 3 लॉ हैं उनकी स्टडी करेंगे। पहला नियम जो आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। हिंदी वाले बच्चे प्रभाविता बोलते हैं और इंग्लिश वाले लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो इन तीनों नियमों की स्टडी हम लोग को करना है। ये नियम आपके बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। मेंडल के नियम का आना कन्फर्म होता है आपके बोर्ड में, और फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी मेंडल के नियम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंडल के नेम की पहले कुछ हिस्टोरी जान लेते हैं कि मेंडल हैं कौन। इनके तो मेंडल जो हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, क्योंकि इनका जेनेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी इनकी वंशागति में जो मेंडल थे इनका बहुत बड़ा योगदान था। पूरा नाम जो मेंडल का है वो ग्रेगर जॉन मेंडल इनको कहा जाता है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहते हैं। बैटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 से 1905 में स्टडी की थी जेनेटिक्स पे। उसके बाद में मेंडल ने इतने ईयर्स तक, यानी 1822 से 84 तक उन्होंने जेनेटिक्स यानी मटर के पौधे पे स्टडी की। फिर उसके बाद में अपने 7 कैरेक्टर्स को डिफाइन किया, और फिर उसके बाद में 3 नियमों को भी इन्होंने दिया। तो इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी मानते हैं। तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी वंशागति के पिता किसे कहा जाता है, तो वंशागति के पिता आपके मेंडल को कहा जाता है। अब हम आते हैं आपके पहले लॉ, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करेंगे। आप लोग तीनों लॉ को याद कर लीजिएगा कि पहला लॉ कौन सा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा लॉ आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। फिर तीसरा लॉ आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तीनों नियम याद रखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ये तीनों नियम याद रखना है आपको। सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की, यानी प्रभाविता का नियम। तो इसके नेम से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये मेंडल साहब ने दिया था। इन्होंने जो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग इसमें मोनोहैबिट कैरेक्टर्स के प्लांट को लिया गया, जिसमें कि आपके एक ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी इसमें मोनोहैबिट क्रॉस कराया गया, यानी ऐसे प्लांट को लिया गया जो प्योर रूप से या तो टाल हैं या स्मॉल हैं। ऐसे प्लांट को लिया गया जो पेवर यानी शुद्ध रूप से लंबे हैं या शुद्ध रूप से बौने हैं ऐसे प्लांट को लिया गया। इस जनरेशन को हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं। इसमें जो आपका जो फर्स्ट लॉ था, मेंडल का फर्स्ट लॉ था, उसमें आपके मोनोहैबिट कौन सा क्रॉस कराया गया, तो मोनोहैबिट क्रॉस कराया गया, यानी एक संकर प्रयोग कराया गया इसमें। ध्यान रखिएगा इसमें क्रॉस कौन सा कराया गया, तो वो मोनोहैबिट क्रॉस कराया गया। इसमें जो आपकी जनरेशन होगी वो F1 जनरेशन होगी। इसमें प्लांट कैरेक्टर कौन सा लिया गया था, तो इसमें जो टी था वो आपका लंबा प्लांट था, जो प्योर रूप से आपका लंबा था यानी टाल था। उसका क्रॉस, ये जो सिंबल होता है याद रखिएगा, ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग क्रॉस सिंबल बोलते हैं। जेनेटिक्स में इसी का यूज करते हैं। जहाँ पे आपको क्रॉस कराना होता है वहाँ पे आपको इस एक्स के सिंबल का यूज करते हैं। तो फिर आपके टाल प्लांट को प्योर रूप से डॉफ प्लांट पे से क्रॉस कराया गया, यानी प्योर रूप से बौने पौधे से क्रॉस कराया गया। तो इसको हम लोग क्रॉस कुछ इस तरह से कराएंगे। अगर ये आपका टी है तो इसको हम लोग टी लिख लेते हैं, जैसे आपकी मैथ में कॉमन लिया जाता है, कुछ उसी तरह से इसमें भी होता है। तो ये आपका एक टी हो गया। उसके बाद में ये आपका दूसरा हो जाएगा, इसका क्रॉस इससे हुआ। फिर इन दोनों को मिला के आपकी जो फर्स्ट जनरेशन यानी F1 जो जनरेशन प्राप्त होगी वो भी आपकी लंबी होगी। वो आपका पौधा जो होगा लंबा होगा, लेकिन प्योर रूप से लंबा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके बौने पौधे के भी आ जाते हैं। इस जनरेशन में तो ये प्योर रूप से लंबा होगा, लेकिन अगर आप इसी प्लांट को दूसरे जनरेशन यानी F2 जनरेशन में अगर क्रॉस करवा देते हैं, जैसे आपका टी और टी का क्रॉस अगर हम लोग करवाएंगे तो ये दोनों पौधे लंबे हैं, दोनों पौधे आपके लंबे हैं। इसका अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो इसका फिनोटाइप कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि इसमें हम लोग कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि ये टी आपका दोनों अलग है। अगर सेम होता तो हम लोग एक टी ले लेते, आपके दोनों के बराबर हो जाता। इसमें भी कुछ ऐसी तरह से होगा। क्रॉस कैसे करवाना है ये ध्यान रखिएगा, एक को एक बार में, यानी ये आपका टी हो जाएगा। ये कम्प्लीटली लंबा पौधा आपको प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में इसका इसी से ये भी लंबा होगा। ये आपका बौना होगा, प्योरली बौना। और ये भी आपका प्योरली बौना होगा। तो आपका जो सेकंड जो क्रॉस होगा उसमें आपका जो पौधे प्राप्त होंगे वो आपके एक आपका प्योरली, जो आपका पहला वाला पौधा होगा वो प्योरली लंबा होगा, दूसरा ऐसा होगा, फिर तीसरा जो होगा वो बौना होगा। तो आपका कुछ ऐसे, तो इनकी अभी हमें स्टडी नहीं करनी है। F1 जनरेशन में आपको बस ये याद रखना है, वो तो बस समझाने के लिए मैंने बताया है कि जो आपका F1 जनरेशन होगा उसका जो प्लांट होगा वो टाल होगा, यानी प्योरली टाल नहीं होगा। यानी जैसे आपका टी प्लांट है, अगर इसको हम फिर से क्रॉस करवाते हैं तो इसमें टाल प्लांट ही प्राप्त होगा। अगर हम इसका क्रॉस फिर इसी से करवाते हैं तो इसमें टाल और बौना यानी लंबा और बौना दोनों पौधे प्राप्त होंगे ना।
इसमें आपके दोनों पौधे प्राप्त होंगे। अगर हम इससे करवाते हैं तो इसमें आपके दोनों पौधे नहीं प्राप्त होंगे। तो इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि जो करेक्टर हैं, जो आपका जैसे आपका ये टाल प्लांट है तो ये प्योरली टाल है, यानी इसमें एक ही करेक्टर पाया जाता है। अब ये जो जैसे आपका टी है तो ये इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि इसमें आपके करेक्टर जो है वो लंबे पौधे के भी पाए जा रहे हैं और करेक्टर आपके बौने पौधे के भी पाए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग इसीलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे और इसीलिए इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो ये मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए इतना सवाल बताया है। तो ये आपने समझ लिया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि इसके जो करेक्टर होते हैं, यानी इस प्लांट के जो करेक्टर होते हैं उसमें एक ही करेक्टर यानी प्योरली या तो लंबा होगा या प्योरली बौना होगा, इसीलिए इसको मोनो हाइब्रिड। जो आपका ये प्लांट होता है टी इसको हम लोग डोमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ये होता है ये आपका रिसेसिव करेक्टर होता है। जो आपका बौना पौधा होता है वो रिसेसिव होता है और ये आपका डोमिनेंट होता है, यानी ये प्रभावित होता है। और जो आपका बौना पौधा होता है यानी डार्फ प्लांट होता है वो आपका अप्रभावित होता है। तो ये आपका जो फर्स्ट लॉ यानी आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपका ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी मेंडल का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा। जिस फर्स्ट लॉ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लॉ में कौन से करेक्टर लिए जाते हैं। तो जो आपका फर्स्ट लॉ है उसमें आपका जो कम्प्लीटली रूप से या तो डार्फ पौधा लेंगे, एक डार्फ लेंगे और एक कम्प्लीटली रूप से टाल लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा कि टाल वाले में डार्फ हो या डार्फ वाले में टाल हो, या हम टाल लेंगे तो वो कम्प्लीटली रूप से टी होगा, अगर डार्फ होगा तो वो कम्प्लीटली रूप से स्मॉल टी होगा। इसीलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि जो आपका टाल प्लांट होता है वो प्योरली टाल होता है और जो डार्फ होता है वो प्योरली डार्फ होता है। यानी जो आपका टाल प्लांट होता है उसमें आपका एक ही करेक्टर होता है, यानी मोनो, अगर बायोलॉजी में कहीं मोनो वर्ड आया तो उसका मतलब होता है एक, ठीक है। मोनो का मतलब एक होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोनो डाई ट्राई, तो ऐसे इसका मोनो का मतलब हमेशा एक होता है। तो इसमें एक ही कैरेक्टर होता है, फिर इसमें आपके F1 जनरेशन प्राप्त हो जाएगी। ये छोटा सा नियम था प्रभाविता का नियम, इसको हम लोगों ने समझा कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। अब दूसरा नियम आपका आता है मेंडल का दूसरा नियम। हम लोग मेंडल के दूसरे नियम की बात स्टडी करेंगे। तो मेंडल का दूसरा नियम कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। तो अब हम मेंडल के सेकंड लॉ की बात करेंगे, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपके मेंडल सेकंड लॉ है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस है। जो आपके मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और जो आपका फर्स्ट लॉ यानी और जो सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपके दोनों लॉ जो हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस हैं। और जो लॉ जो आपका मेंडल का तीसरा लॉ यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेंडल का फर्स्ट और सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस हैं। तो मेंडल का सेकंड लॉ हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लॉ भी कहते हैं। इस लॉ को मेंडल ने इसलिए यूज किया कि जैसे आपका कोई प्लांट था वो दोनों टाल प्लांट थे, उसमें कोई अंतर नहीं था, पर उनके जो उनके फिनोटाइप यानी जो उनके फिनोटाइप्स थे उसमें अंतर था। जैसे आपका ये भी टाल प्लांट है, ये भी आपका टाल प्लांट है और ये भी आपका टाल प्लांट है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये भी टाल है, ये भी टाल है, इसमें में से कौन सा प्योरली टाल है और कौन सा इम्प्योरली टाल है। तो इसमें आपका जो प्योरली टाल है और इम्प्योरली टाल है, इसका पता लगाने के लिए ही मेंडल का सेकेंड लॉ यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम लागू हुआ।
तो हम लोग देखेंगे कि इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। यानी गैमेट्स जैसे आपका ये आपका टी था तो ये भी टाल था, और स्मॉल टी कैपिटल टी था ये भी टाल था। तो इसको देखने के लिए, इसके गैमेट्स को देखने के लिए इस लॉ का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसमें दोनों प्लांट लिए जाते हैं, यानी टाल और टाल जो आपका टी है ये आपका प्योर टाल है, ये आपका इम्प्योर टाल है। इसकी जांच के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम लागू किया गया। इसीलिए इसको स्प्लिटिंग का मतलब भी होता है अलग करना। तो लॉ ऑफ स्प्लिटिंग भी इसी नियम पे बेस्ड है। इज आल्सो बेस्ड ऑन मेंडल। ये मैंने पहले ही बताया कि आपका ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। तो इसमें सेल्फ क्रॉस होता है जो आपका F1 जनरेशन यानी जो आपका पहले नियम यानी डोमिनेंट नियम के फलस्वरूप जो आपकी स्पीसीज यानी जो आपका प्लांट आया था उसी में सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, फिर आपके मेंडल का सेकेंड लॉ गेन होता है। तो जो आपका जो आपके मेंडल का फर्स्ट लॉ था उसमें हम लोगों ने टाल पी प्लांट लिया था, प्योरली टाल, और फिर डाल्फ पी प्लांट यानी प्योरली डाल्फ पी प्लांट को हम लोगों ने लिया था, उसका हम लोगों ने सेल्फ क्रॉस करवाया था। तो आपकी F1 जनरेशन आई थी जो कि टाल प्लांट था, फिर टाल प्लांट का हम लोग सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। तो जो हाइब्रिड टाल प्लांट है, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं इसीलिए इसको हाइब्रिड टाल प्लांट बोलते हैं। ये आपका हाइब्रिड टाल प्लांट होता है। और टी जो आपका होता है वो प्योर टाल प्लांट होता है। जो आपका स्मॉल टी कैपिटल टी होता है वो हाइब्रिड टाल प्लांट होता है। तो हाइब्रिड यानी संकर, जिसको हम लोग संकर, हिंदी वाले बच्चे उसको संकर बोलेंगे। तो संकर टाल पी प्लांट यानी संकर लंबे पौधे का क्रॉस करवाया इन्होंने संकर लंबे पौधे से, यानी F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया। मेंडल के सेकेंड लॉ में यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हुआ, जो आपका मेंडल के फर्स्ट लॉ यानी F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त हुआ था वो हाइब्रिड टाल पी प्लांट था। तो हाइब्रिड टाल पी प्लांट को उसी सेल्फ क्रॉस करवाया गया, यानी उसी से संकर करवाया गया जो आपका पौधा प्राप्त हुआ था संकर लंबा पौधा। उसी संकर लंबे पौधे से इन्होंने सेल्फ क्रॉस करवाया। फिर सेल्फ क्रॉस करवाने के फलस्वरूप इन्होंने क्या देखा कि जो आपका गैमेट्स था यानी टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी देखा इन्होंने। तो जो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी इन्होंने लिया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी इसका सेल्फ क्रॉस करवाया। तो उन्होंने टी यानी आपका एक जो प्योरली टाल पी प्लांट प्राप्त हुआ, और दूसरा जो आपका था वो हाइब्रिड टाल पी प्लांट प्राप्त हुआ, और तीसरा जो आपका था वो कंप्लीटली डार्फ पी प्लांट प्राप्त हुआ। तो फिर इसकी स्टडी इन्होंने किया अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो फिर इसका कुछ रेशियो इन्होंने बताया कि जैसे जो आपका जीनोटिपिक रेशियो होता है, यानी जो अब देखिए इसका रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। जो आपका ये है दिख रहा है, देखो जो आपका ये टाल प्लांट है ये आपका एक है। जो आपका टाल प्लांट है, तो हम जीनोटिपिक रेशियो को कैसे गेन करेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो गेन करने के लिए हम लोग, इसका जीनोटिपिक रेशियो होता है और फिनोटिपिक रेशियो होता है। तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए मतलब जो आपका ये टाल पी प्लांट है ये एक ही है, तो इसका 1:2:1 होता है आपका जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, जो आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ होता है उसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। ठीक है, और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 1:3 होता है। तो ध्यान रखेंगे आप कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैसे होता है। तो जो आपका ये जैसे आपका ये टाल पी प्लांट है, प्योरली टाल है तो इसको 1 मान लेंगे हम लोग, और फिर ये 2 हाइब्रिड टाल पी प्लांट है तो इसको 2 मान लेंगे, और ये आपका यानी प्योरली डार्क पी प्लांट है तो इसको 1 मान लेंगे। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो
जो इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा। ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि मेंडल के सेकेंड लॉ का जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो वो है 1:2:1। और फिर इसका फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं जो आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है उसमें आप टाल प्लांट को लेते हैं, जो प्योरली टाल प्लांट होता है उसके फिनोटाइप को लेते हैं। ये आपका फिनोटाइप हो गया। तो ये प्योरली टाल पी प्लांट है तो इसका रेशियो 1 होगा। और फिर इसमें डॉर्फ पी प्लांट को लेते हैं, तो ये भी टाल है लेकिन प्योरली टाल नहीं है, ये डॉर्फ है। तो डॉर्फ को तो हम लोग लेते ही हैं, यानी इसमें प्योरली टाल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट को लेते हैं। तो इसका रेशियो 1:3 होगा, क्योंकि आपका प्योरली टाल पी प्लांट एक ही है, बाकी सारे हैबिट हैं, हैबिट को हम लोग लेंगे नहीं। और फिर डॉर्फ तो लेना है, तो हैबिट को नहीं, केवल प्योरली टाल पी प्लांट को लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। तो आप लोगों ने देखा मेंडल्स के लॉ के बारे में कि मेंडल्स का लॉ जो आपका बेस है वो किस पे बेस है, सेकंड लॉ के बेस है। ये भी आपका मोनो हैबिट यानी मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों किस पे बेस हैं, तो मोनो हैबिट क्लास पे बेस हैं। फिर इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैमेट्स की प्योरिटी का पता करते हैं कि इसमें आपका टी यानी इसके फिनोटाइप में कौन से टाइप के जैसे टी है या टी स्मॉल टी है, तो ये गैमेट्स के प्योरिटी के लिए इस लॉ का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन लॉ मानी आपके टाल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट को अलग किया जाता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ स्प्लिटिंग बोलते हैं। आल्सो बेस्ड ऑन मोनो हैबिट क्रॉस, या ये मोनो हैबिट क्रॉस पे बेस्ड होता है। और फिर इसके बाद में इसका जो आपका फर्स्ट लॉ था यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसकी जो जनरेशन प्राप्त हुई थी F1 जनरेशन, जो आपका टाल पी प्लांट था उसकी जो जनरेशन प्राप्त हुई थी यानी F1 जनरेशन, उसका सेल्फ क्रॉस के फलस्वरूप आपका ये सेकंड लॉ प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो आपकी ये F1 जनरेशन तक हम लोगों ने समझ लिया था। फिर ये भी समझा हम लोगों ने टाल पी प्लांट, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। जीनोटिपिक रेशियो आपका 1:2:1 होता है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो फिनोटिपिक रेशियो आपका 3:1 होता है, या 1:3, बुक में 1:3 लिखा होता है, तो 1:3 होता है। फिर उसके बाद में आपका थर्ड लॉ आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको थर्ड लॉ आपका थर्ड लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।